नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी बॉलीवुड एक्टर के निधन पर या फिर किसी भी एक्टर के निधन पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से विशेषतः बातचीत करूंगा। लेकिन इरफान खान साहब की बात अलग थी। वो कोई सामान्य एक्टर नहीं थे, वो एक असाधारण एक्टर थे। असाधारण एक्टर ही नहीं, वो एक असाधारण मनुष्य भी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इरफान जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके साथ साथ उनके परिवारजनों को, उनकी जो धर्म पत्नी है, दोनों बेटे हैं, उनको इस मुश्किल समय से लड़ने की शक्ति भी दे। दोस्तों, 2013 के शुरुआत की बात है जब मुझे खुद इरफान जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम दोनों की ये मुलाकात थी तो बहुत ही छोटी सी, मुश्किल से 5 मिनट की भी नहीं थी, लेकिन मुलाकात ऐसी थी जो आपको जिंदगी भर याद रहती है। वो एक्सपीरियंस आपके जीवन के जो आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग देते हैं, आपको एक रिच फीलिंग देते हैं, ये उस प्रकार की मुलाकात थी। मुझे IIM बैंगलोर से पास आउट हो गया अभी कुछ ही महीने हुए थे और मैं कॉर्पोरेट ज्वाइन कर चुका था, कंसल्टिंग में आ चुका था। और जब से कंसल्टिंग में आया था मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था। और ये वाला दिन शनिवार का दिन था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मुझे शनिवार के दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है। मेरे जो बॉस थे वो मुंबई में बेस्ड थे, वो मुंबई में बैठते थे, मुंबई वाले ऑफिस में बैठते थे। और मंडे को हमें एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी। तो मेरे बॉस ने बोला तुम शनिवार को सुबह जल्दी मुंबई आ जाओ, शनिवार इतवार को हम प्रिपेयर करेंगे, मंडे को प्रेजेंटेशन देंगे और मंडे को तुम वापस निकल जाना और ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ ले लेना। जो तुम्हारा शनिवार इतवार वेस्ट होगा उसकी जगह ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ ले लेना। तो मैंने कहा था ठीक है। तो मैं सुबह 7 बजे के आसपास की मैंने कोई फ्लाइट कराई थी, इंडिगो थी या गो एयर थी, और मैं 6 बजे तक सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह करके एयरपोर्ट के अंदर आ गया था। मुझे धूम्रपान की गंदी आदत थी, तो हमेशा की तरह एयरपोर्ट में सबसे पहले घुसते ही मैं स्मोकिंग लाउंज में पहुंच गया। तो मैं लाउंज के अंदर घुसा, लाउंज पूरी खाली पड़ी हुई थी, बस साइड में 3 लोग खड़े हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी सिगरेट जलाई, गया, बैग रखा, जो साइड में टेबल्स लगी होती हैं वहां पर उस पर अपना बैग रखा, बैग में से किताब निकाली। किताब थी अश्विन संघी की चाणक्यास चैंट। वो किताब मैंने जहां से पिछली बार छोड़ी थी वहीं से पढ़नी शुरू कर दी। फ्लाइट में मैं अपने पास किताबें जरूर रखता था पढ़ने के लिए रास्ते में। तो मैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन है, उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दी। मैंने किताब पढ़नी शुरू ही की थी कि मेरे को एक आवाज़ आती है कानों में, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, अरे भाई पता करो इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पता करो, ऐसे कुछ मेरे शब्द आते हैं। और जो आवाज़ आती है मुझे कहीं सुनी हुई लगती है, यार ये सुनी हुई जानी पहचानी सी आवाज़ है। तो जैसे किसी के भी साथ होता है, आपके साथ भी होगा कि आपके कानों में अचानक से कहीं पे आवाज़ आए जो सुनी हुई लगे, तो आप एकदम देखते हो। मैंने भी एकदम किताब से ऊपर नजरें उठाई, देखा तो सामने वो उन 3 लोगों की तरफ नजर गई। बीच में 2 लोग थे वो जो मोबाइल में लगे हुए थे, साथ में आदमी खड़ा हुआ था बीच में, लंबा सा, गजब की पर्सनैलिटी, 6 फुट से ऊपर की हाइट, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर एक नीले रंग की जैकेट थी, पतली सी व्हाइट कैप लगाई हुई थी, हल्की सी दाढ़ी थी, क्लीन शेव नहीं था, हल्की हल्की दाढ़ी थी, और हाथों में कागज थे स्टेपल किए हुए, और कागज को पलट रहे थे, पढ़ रहे थे। तो मैं देख रहा हूँ आदमी को, मैंने कहा यार कहीं देखा हुआ है आदमी, तो इरफान खान जैसा लग रहा है, कितनी शक्ल मिलती है इस आदमी की इरफान खान से, आवाज भी वैसी है। तो मैं देख रहा हूँ उनको, घूरे जा रहा हूँ। वो जो साथ में उनके 2 आदमी खड़े थे वो अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं कुछ, और वो अपने पेपर्स पर पढ़ रहे हैं, जो व्हाइट कैप में, जो मुझे इरफान खान जैसे लग रहे थे। मैं उनको घूर रहा हूँ, किताब में भूल गया, मेरे हाथ में किताब है, उनको देखे जा रहा हूँ, घूरे जा रहा हूँ। तो एकदम से वो भी नजर ऊपर उठा के मुझे देखते हैं, और एकदम से मैं कॉन्शियस होकर फिर मुंह नीचे कर लेता हूँ। भाई आप किसी को घूर रहे हो, अजीब सा लगता है, मैं भी मुंह नीचे कर लिया मैंने एकदम से। फिर मैंने 2-5 सेकंड बाद मैंने फिर मुंह ऊपर करा, फिर वो अपने पेपर्स में पढ़ रहे थे और मैं उनको फिर घूर रहा हूँ। मैं कहूँ आगे बढ़ूँ, उनसे पूछूं कि आप इरफान खान ही हो, आगे जाऊँ, अजीब सा लगता है, हिचकिचाहट होती है ना मन में। तो एकदम से ऊपर देखते हैं, और जो इरफान खान साहब की एक सिग्नेचर स्माइल थी, वाला होठ आधा ऊपर उठा के, लेफ्ट साइड का ऊपर उठा के करते हैं, और भाई ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा अरे सर आप तो इरफान खान हो, सर आप तो इरफान खान हो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एकदम से आगे जाता हूँ उनके, मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप तो इरफान खान हो, आई कांट बिलीव इट, आप इरफान खान हो। कहते हैं हाँ इतने बड़े फैन और पहचान नहीं पा रहे हो हैं। मैंने कहा नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, कहाँ, महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, कहाँ मिलते हैं हमें इरफान खान, आप जैसे महान लोग हमें कहाँ मिलते हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा था आंखों पे कानों पे कि आप हो, तो बस वही कंफर्म कर रहा था कि आप हो। तो हंसने लगे, कह रहे अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, हाँ मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे मजे ले रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन हूँ, सबसे बड़ा फैन हूँ मैं आपका। तो जब से हासिल देखी थी कभी स्कूल कॉलेज के दिनों में, तब से उनका फैन हो गया था। लेकिन इस मुलाकात से कुछ महीने पहले मैंने पान सिंह तोमर देखी थी, और उस मूवी के बाद तो मैं उनका भक्त हो गया था। पान सिंह तोमर के बाद तो मैं उनका भक्त हो गया हूँ। पान सिंह तोमर के बाद उसके कुछ महीने बाद उनको साक्षात अपने सामने देख रहा हूँ, तो विश्वास नहीं हो रहा था। तो मेरा वो बहुत ज्यादा वैसे रिएक्शन हो गया ना एक, तो वो
वो भी देख रहे हैं, हाँ भाई आदमी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया है, तो बोले हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा सर अभी आपकी पान सिंह तोमर देखी थी, क्या काम किया है आपने, और उससे पहले हासिल देखी थी, आपका सब देखता हूँ, आपकी हर चीज़ देखता हूँ, ये वो मैं बोले जा रहा हूँ पागलों की तरह, मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और वो सुन रहे हैं ऐसे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो सुने जा रहे हैं। उनके साथ जो दो आदमी खड़े थे वो तो हंसने ही लग गए थे कि कौन पागल है, क्या हो गया इसको, दौरा सा पड़ गया। मैंने कहा सर चाणक्य में आपने क्या एक्टिंग की थी, या भद्रशाल सेनापति भद्रशाल का रोल किया था आपने, क्या आपकी क्या आपका हिंदी का उच्चारण था, शुद्ध हिंदी आपने बोली है, क्या डिक्शन था, क्या प्रोनाउंसिएशन थी। बोले अरे आप तो फिल्म क्रिटिक हो लगता है। हंसने लगे खुद ही बोल के जोर से। मैंने कहा नहीं नहीं सर बस थोड़ा शौक है मेरे को, जो प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का उसके बारे में पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो हर टॉपिक पे किताब पढ़ लेता हूँ मैं। कह रहे नहीं बड़ा अच्छा शौक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और बताओ नाम बताओ अपना, क्या करते हो। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, तो ऐसे बातें होती रही उनसे, तो उन्होंने बताया। तो दोस्तों जो डाउन टू अर्थ इंसान था वो इरफान खान, मैं आपको बता भी नहीं सकता बात करने का तरीका। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे मतलब कोई दोस्त मिल गया हो बचपन का, मतलब कब से मुझे जानते हैं, पता नहीं कितना पुराना कोई दोस्त मिल गया है और उससे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे थे। कोई वही नहीं कि वो इतने बड़े एक्टर हैं, और उस टाइम तक वो वर्ल्ड फेम के एक्टर हो चुके थे, मेरे ख्याल से हॉलीवुड में भी काम कर चुके थे 2013 तक। वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित, इंडिया तक सीमित नहीं थे, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे उस समय तक। और जिस प्रकार से फिर भी उनका एटीट्यूड था, जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड था, मतलब क्या पर्सनैलिटी थी। और मैं फिजिकल पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा, हाइट वगैरह तो उनकी थी गजब की, जो वैसे एक होती है स्वभाव, बिहेवियर वाइज जो पर्सनालिटी होती है, वो भी क्या पर्सनालिटी थी, क्या बिहेवियर था, क्या व्यक्तित्व था, मतलब अमेजिंग। तो दोस्तों 2-4 मिनट हमारी बातें चलती रही, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे बातें की, मेरे बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा, घर में कौन कौन है, मैंने क्या पढ़ाई किया। जब पढ़ाई के बारे में मैंने बताया, अरे तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, हर बात के बाद बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड, hर बात के बाद ऐसे बोले और मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंट स्माइल थी एक चेहरे पे ना। फिर उनका चलने का टाइम हो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलूँ, फोटो का मन था पर बोल नहीं पाया। मेरे हाथ में किताब थी, मैंने कहा सर जाते जाते इस किताब पे मेरे लिए अगर 2 शब्द लिख देते तो बहुत मेहरबानी होती, बहुत उपकार होता। उन्होंने कहा अरे मेहरबानी क्या बात है, ऐसे नहीं बोलते, लाओ। तो उन्होंने लिखा कि खुश रहो, सुखी रहो और हमेशा शांत रहो, ये लिखा उन्होंने। खुश रहो, सुखी रहो, हमेशा शांत रहो, इरफान खान, हमेशा शांत रहो। इससे पता चलता है दोस्तों कितना बड़ा इंसान था, कितना बड़ा आदमी था, उसका दिल कितना बड़ा था। वो एक आध्यात्मिक आदमी था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, स्पिरिचुअल इंसान था। इससे पता चलता है इस बात का, और इनकी एक्टिंग से पता चलती है ये बात। मतलब उन्होंने जिस प्रकार के रोल किए, कितना बड़ा रिस्क लिया। और मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ इरफान खान का कि उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई इंडियन एक्टर्स आर नॉट ऑल अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, इट्स नॉट अबाउट ऑल फैफी एंड टैकी स्टफ। मतलब जो इंडियन एक्टर्स है वो सीरियस एक्टिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग एज अ क्राफ्ट भी करते हैं। वो सिर्फ वो डिशुम डिशुम और सिंगिंग डांसिंग ही नहीं है, पेड़ों के चारों तरफ लड़की को लेके नाच रहे, सब नचनिए ही नहीं है, सीरियस एक्टिंग भी करते हैं। उससे पहले, इनसे पहले ओमपुरी जी ने किया था हॉलीवुड में काम, पर काफी कम था। इरफान खान ने बड़े स्केल पे काम किया और दुनिया को बताया कि भाई इंडिया में भी सीरियस एक्टर्स हैं जो अच्छी गंभीर एक्टिंग करते हैं। ये इरफान खान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो किताब जिसमें उन्होंने मेरे लिए 3 लाइनें लिखी थी, अपना साइन किया था, ऑटोग्राफ किया था, वो तो मैं नहीं रख पाया संभाल के, मेरी बदकिस्मती है, मुझसे आखिरकार खोई गई। वो कुछ साल तो संभाल के रखी, पर बहुत पुरानी बात हो गई है, 7 साल हो गए हैं। उसके बाद मैं हजारों किताबें खरीद चुका हूँ, कितनी जगह तो शिफ्ट हो चुका हूँ। उसके बाद बेंगलोर के बाद हैदराबाद रह चुका हूँ, मोहाली रह चुका हूँ, इंडिया में कहाँ अहमदाबाद रह चुका हूँ। उसके बाद मैं तो कितनी बार शिफ्ट हो चुका हूँ। उसके बाद तो किताब में बेसिक शायद किसी ने ले ली थी पढ़ने के लिए, क्या मेरे को याद नहीं है, धुंधला धुंधला याद है, पर वो किताब में संभाल के नहीं रख पाया। ये मेरी गलती है, मेरी बदकिस्मती है। पर वो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मुझे आज भी ऐसे ही याद है जैसे कल की बात हो। इतना रिच एक्सपीरियंस है ना, इतनी मेरे को एक फुलफिलमेंट की मेरे को फीलिंग मिली उस एक्सपीरियंस के बाद, उनसे मिलने के बाद। और यही एक बड़े इंसान की निशानी होती है। वो बड़े एक्टर तो थे ही, एक बड़े इंसान भी थे, बड़े दिल के इंसान थे। सही मायनों में एक वो प्योर एक्टर थे और प्योर इंसान भी थे। और एक और सबसे बड़ी बात उनकी, उनमें कुछ भी बनावटी नहीं था, बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जो प्लास्टिक से भरी पड़ी है, पूरा प्लास्टिक है, फाइबर ही फाइबर है, सब कुछ बनावटी है। लोगों के चेहरे बनावटी हैं, चेहरे पे सर्जरी करवा लेते हैं, प्लास्टिक चिपका लेते हैं। उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर बनावटी हैं। सब कुछ किसी रीजन के लिए ही करते हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ बोलने के पीछे, कुछ भी, हर एक्शन के पीछे अल्टीरियर मोटिव होता है। ऐसे में इरफान खान एक ऐसे आदमी थे जो बिल्कुल प्योर थे, बिल्कुल भी बनावट नहीं थी। दोस्तों मैं तो खुद 3-4 मिनट उनके साथ बिताए, बिल्कुल भी एक आयोटा भी बनावट नहीं थी उनके अंदर।
और यही एक बड़े इंसान की निशानी होती है। तो एक बड़ा इंसान खो दिया इस इंडस्ट्री ने। इंडस्ट्री जिसमें पहले से ही ऐसे लोगों की कमी थी, उसने एक ऐसा आदमी खो दिया, जो बहुत ही दुखद बात है। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, ये पूरे हमारा इंडस्ट्री का नहीं, पूरे देश का लॉस है, पूरी दुनिया का लॉस है, इरफान खान जैसे आदमी का इतनी कम आयु में चले जाना। इरफान खान जैसे लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए इस धरती को छोड़ के, क्योंकि बहुत 100 साल में एक बार कोई इस प्रकार का आदमी जन्म लेता है और वो भी इतनी जल्दी चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को। बहुत मुश्किल समय है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम आयु में 53 साल कुछ भी आयु नहीं होती। ये तो वो ऑलमोस्ट जवान ही थे। अभी परिवार के साथ मैंने कुछ दिन पहले ही उनकी अंग्रेजी मीडियम फिल्म देखी थी। हम यही बात कर रहे थे, यार क्या एक्टिंग कर रहे हैं आदमी, कितने सही लग रहे हैं, बीमारी से रिकवर हो गए हैं शायद। मैं तो ये मान रहे थे कि रिकवर हो गए हैं, सही हो गए हैं फिल्म में भी। पर यही एक एक्टर की कला होती है कि वो पता नहीं लगने देता उसके अपने पर्सनल दुख क्या है, बीमारी है, किस पीड़ा में वो एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है। इरफान खान जैसे एक्टर का यही जादू है दोस्तों। मैजिशियन थे वो और चले गए अब उनको छोड़ के। बस उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे। उनकी पत्नी है, 2 बेटे हैं। बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत भारी समय है और इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सपोर्ट मिलती नहीं है। जब तक सूरज चढ़ रहा होता है तब तक सलाम होता है, सूरज छुप जाता है, ढलते सूरज कोई सलाम नहीं करते। जो छुप जाए सूरज तो उसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं है। बस ये लोग इस मुश्किल समय से किसी तरह निकल जाएं, अपने आप को संभाल लें। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर उनको शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बस मेरी यही प्रार्थना है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।